everyone. Welcome to the another very important and very exciting video of Vigyan YouTube channel. My name is Tejashwi Raj and I am your physics educator. And today we're gonna study about elastic collision. हम लोग क्या करने वाले हैं आज बच्चों? इलास्टिक कोलिजन। हम लोग इलास्टिक कोलिजन का पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे, राइट? पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन चीज क्या होती है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग उसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज में इलास्टिक कोलिजन को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम तेजस्वी राज है, मैं आपका फिजिक्स का एजुकेटर हूँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल पे आए हो जिसका नाम है विज्ञान, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर सच मोर अमेजिंग वीडियोस ऑफ फिजिक्स। एंड इसको अपने जी एस्पिरेंट्स को शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्यों करना है शेयर? क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, जिसके लिए कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 लाख 2 लाख रुपए देते हो। ठीक है, और तब जाकर आपको ये कंटेंट मिलती है। मैं वो कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ दोस्त। कैसे दे रहा हूँ? फ्री में, है ना? तो थोड़ी सी वैल्यू करेंगे, थोड़ी सी इज्जत करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आज के हमारे टॉपिक पे बिना किसी डिले के। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन इलास्टिक कोलिजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलास्टिक कोलिजन में वेरियस वेरियस सिचुएशंस होते हैं, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, कैसे कैसे उन सिचुएशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और किस तरह के न्यूमेरिकल्स जेई में पूछे जाएंगे, आज उसकी स्टडी हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इन द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। ठीक है, जो कि हमारे इस चैनल के फ्यूचर के बारे में होगा, फ्यूचर ऑफ कंटेंट के बारे में होगा। तो आप वीडियो को एंड तक तो ऐसे भी आपको देखना चाहिए, तभी तो आप टॉपिक समझ पाओगे। बीच में छोड़ के चले जाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एंड तक तो देखना ही है टॉपिक समझने के लिए, साथ साथ मेरा एक अनाउंसमेंट भी सुन लोगे। ठीक है, अगर रहोगे एंड तक तो ओके। तो ये है, मान लो एक m1 मास जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये है m2 मास जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, लेट मी वेयर माय कंप्यूटर ग्लासेस। अब कोलिजन के बाद क्या होगा? ये m1 मास v1 स्पीड से जाने लगेगा और ये m2 मास v2 स्पीड से जाने लगेगा। ठीक है, तो इस केस में मैंने आप लोग को एक इक्वेशन बताया था। वो इक्वेशन क्या था? u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। सही है ना? u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। इसी इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, और इसी पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे। अब अगर इसमें से मुझे v2 का वैल्यू पता करना है तो v2 क्या हो जाएगा? u1 माइनस यू टू प्लस वी वन, है ना? इसी तरह में क्या मिल गया? v2 की वैल्यू भी मिल गई। कैसे? ये v1 इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो गया, तो u1 माइनस यू टू प्लस वी वन। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब देखो, ये जो v2 है, अगर इसकी जगह पर हम ये डाल दें जो हमने यहाँ पर निकाला था, तो क्या हो जाएगा? ये m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ यार? v2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? ये v2 का इक्वेशन जो हमने निकाला था ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना भैया। ठीक है, तो अब इससे अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो v1 का इक्वेशन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्त। ठीक है, आई एम गोना राइट द इक्वेशन ऑफ v1 डायरेक्टली हियर। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ब्रैकेट वैकेट ओपन करके प्लस माइनस करके आपको तो पता ही है कैसे करनी है चीजें। मेन v1 का इक्वेशन है वो होता है m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है आपके v1 का इक्वेशन। सर क्या ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा? यस, ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। सर बहुत डिफिकल्ट है याद करना। कोई बात नहीं बेटा, आईआईटी भी डिफिकल्ट है, छोड़ दो, है ना? अगर ये इक्वेशन याद करना डिफिकल्ट है तो आईआईटी कौन सा इजी है? आईआईटी भी तो डिफिकल्ट है, छोड़ दो।
है ना, क्या ही हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हमें V1 पता चल गया कि कोलिजन के बाद m1 मास की फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से रेड वाले बॉक्स के, तो दूसरे m2 मास की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी V2। तो V2 में क्या करेंगे ना कि m2 वाला पार्ट जो है वो पहले आ जाएगा। V2 में क्या होगा, ये m2 वाला पार्ट पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, और U1 की जगह आ जाएगा U2। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगेन m2 वाला पार्ट पहले m2 प्लस m1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर m2 की जगह m1 आ जाएगा, 2m1, U2 की जगह U1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, बाकी सारी चीजें सेम। देख रहे हो इंटरचेंज हो गया। तो अगर आपको V1 का फॉर्मूला याद है तो V2 का फॉर्मूला आपके लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद करना मुश्किल नहीं है क्या होता है, पर हमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो V1 के केस में m1 माइनस m2 इंटू U1 बाई m1 प्लस m2। V2 के केस में m2 पहले, तो m2 माइनस m1 इंटू U2, U1 की जगह U2 डिवाइड बाई m2 प्लस m1, एंड यहाँ पर 2m2 U2, यहाँ पर 2m1 U1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम रहेगा, न्यूमरेटर में बस V1 अगर है तो m1 पहले आएगा, V2 अगर है तो m2 पहले आएगा, और सेकंड वाले हिस्से में V1 है तो 2m2 होगा, V2 है तो 2m1 होगा। सिंपल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, तभी आपसे कोलिजन के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जेई मेंस में अब मैं बताता हूँ जेई मेंस कैसे क्वेश्चंस पूछेगा इसमें से। ठीक है, ये तो एडवांस लेवल के कंसेप्ट हो गए जो मैंने आपको बताया, V1 V2। अब जेई मेंस का लेवल ये है कि वो बोलेगा कि सपोज, जेई मेंस का लेवल ही क्या एनसीईआरटी वाला, तो वो तो आसान करेगा ही। तो जेई मेंस क्या बोलेगा कि सपोज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे दोनों का मास क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल मास है, ठीक है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा अब बताओ। अगर आइडेंटिकल मास है तो m1 m1 माइनस m2, यानी m1 माइनस m2 तो जीरो हो जाएगा क्योंकि m1 m2 के बराबर है, तो m1 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 माइनस m1 इज जीरो। तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो बचेगा, क्या बचेगा अपने पास, 2m U2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा U2 के बराबर, एंड V2 हो जाएगा U1 के बराबर। V1 हो जाएगा U2 के बराबर एंड V2 हो जाएगा U1 के बराबर। अगर m1 और m2 m के बराबर हैं, इस दोनों इक्वेशन में m1 और m2 को m के बराबर सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, V1 U2 के बराबर आएगा, V2 U1 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त, ध्यान से देखो इस सिचुएशन में, m1 मास की इनिशियल वेलोसिटी U1 थी, m2 मास की इनिशियल वेलोसिटी U2 थी। कोलिजन के बाद m1 मास की फाइनल वेलोसिटी V1 थी, m2 मास की फाइनल वेलोसिटी V2 थी। बट अगर ये दोनों मास सेम हो, ये भी m मास का हो, ये भी m मास का हो, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 हो, तो कोलिजन के बाद इस वाले मास की वेलोसिटी इस वाले मास को चली जाएगी, और इस वाले मास की वेलोसिटी इस वाले मास को चली जाएगी। इसी को कहते हैं इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। वही तो हुआ है ना यहाँ पर, इसी को कहते हैं इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इसको एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी या एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी तब जब दो आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, एक की वेलोसिटी दूसरे की हो जाएगी टकराने के बाद, दूसरे की पहले वाले जैसी वेलोसिटी हो जाएगी टकराने के बाद। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। घबराने की बात नहीं है, वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हो, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। आप बस ये फॉर्मूला लिख लो अभी वीडियो पॉज करके, दोनों है V1 V2, और अगर आइडेंटिकल मास है तो उनके फॉर्मूले, ताकि आप क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको समझ आए। लेटर तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो के सेशन का नोट्स अपलोडेड है, तो आप वहां से सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो अब मान लो कि 2 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक और 2 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का मास क्या है दोस्त, आइडेंटिकल है ना, दोनों का मास क्या है सर, आइडेंटिकल है। कोलिजन के बाद क्या होना चाहिए इनका, कोलिजन के बाद ये जो 2 kg वाला मास है ये पीछे की तरफ भागेगा 1 मीटर पर सेकेंड से,
और ये जो 2 kg वाला मास था, ये भागेगा इधर 10 मीटर पर सेकंड से। क्या हुआ आप देख रहे हो, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। क्या हो गया वेलोसिटी का एक्सचेंज। क्या हो गया वेलोसिटी का, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m विच इज 2 kg, है ना। दोनों के मासेस क्या थे, सेम थे। दोनों के मासेस क्या थे, सेम थे। ऑब्जर्व दिस फॉर अ सेकेंड और टू। ठीक है, चलो अब देखो, ये एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, बोथ मासेस आर आइडेंटिकल। दो मासेस हैं, एक ये है मास m, ये भी है m, आइडेंटिकल है, यानी दोनों के मास सेम है। ठीक है, x और y दो मासेस हैं, दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं एंड आर मूविंग ऑन अ प्लेन सर्कुलर पाथ। और ये एक सर्कुलर पाथ को मूव कर रहे हैं। ठीक है, विथ टेंजेंशियल स्पीड v एंड 2v। एक की टेंजेंशियल स्पीड v है, दूसरे की टेंजेंशियल स्पीड 2v है। ठीक है, तो मान लो इस वाले की टेंजेंशियल स्पीड v है, इस वाले की टेंजेंशियल स्पीड 2v, यानी x वाले की टेंजेंशियल स्पीड 2v, y वाले की टेंजेंशियल स्पीड इज v। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन विल दे मीट अगेन एट पॉइंट ए, यानी कितनी बार आपस में टकराने के बाद ये वापस पॉइंट ए पे मिलेंगे। अज्यूम कर लो कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे बिटवीन देयर कोलिजन। अगर कोलिजन हो भी जाता है उसके बाद भी दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा हमें अज्यूम करना है, यानी v और 2v चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल मास है, याद करो। आइडेंटिकल मास में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं अब सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हल्के में ले रहे होगे, ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, सिंस both the masses are identical। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको भी उसी तरीके से सीखना है। सिंस बोथ द masses are identical, there will be an exchange of velocity। there will be an exchange of velocity। exchange of velocity, अब देखो, अगर मैं इस सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मैं बोलूं ये है हिस्सा नंबर 1, ये हिस्सा नंबर 2 और ये हिस्सा नंबर 3। ठीक है, एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी की दुगनी है, एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी 2v है। तो जब ये x वाला मास, ये x वाला जो मास है, अगर ये यहाँ पर पहुंचेगा, यानी दो क्वाड्रेंट को सर्कल के या दो हिस्से को सर्कल के पार करके जब यहाँ पे पहुंचेगा ये x वाला मास, तो ये y वाला मास अभी एक ही क्वाड्रेंट पार कर रहा होगा, यानी ये y वाला मास कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक्स वाले मास की वेलोसिटी वाई वाले मास से दुगनी है। तो एक्स वाला मास दुगना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में एज कंपेयर टू वाई वाला मास, है ना। क्योंकि अगर वेलोसिटी दुगनी तो डिस्टेंस भी दुगना, है ना। तो एक मास की वेलोसिटी 2v है, दूसरे मास की वेलोसिटी v है, तो 2v वेलोसिटी वाला मास दुगना डिस्टेंस कैरी करेगा, ट्रैवल करेगा सेम टाइम में एज कंपेयर टू v वेलोसिटी वाला मास। ठीक है, तो x वाला मास जब यहाँ पर पहुंचेगा तो y वाला मास उस समय अपना थर्ड हिस्सा, यानी सर्कल का एक हिस्सा कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर एक बार मिलेंगे। अब देखो, जब ये लोग यहाँ पर एक बार मिलेंगे दोस्त, अब आएगा मजा। एक्स की वेलोसिटी अभी कितनी थी जब दोनों मिल रहे थे, तो 2v। वाई की वेलोसिटी थी v। अब दोनों ने टकराया एक दूसरे से, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। तो x की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, y की वेलोसिटी के बराबर। y की वेलोसिटी इधर की तरफ थी तो x की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, और कितनी v, क्योंकि y की वेलोसिटी v थी और y की वेलोसिटी इधर हो जाएगी 2v। क्यों ऐसा हुआ सर, बिकॉज x की वेलोसिटी पहले 2v थी जो कि एक्सचेंज होकर y की बन गई, और y की वेलोसिटी पहले v थी जो कि एक्सचेंज होकर x की बन गई। ठीक है, और क्यों एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, क्योंकि दोनों बॉल्स का जो मास है वो आइडेंटिकल है, सेम है। ये क्लियर हो गया, ओके सर। अब y वाला जो बॉल है वो 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x वाला v वेलोसिटी से। तो y वाला बॉल जब दो हिस्सा कवर करके यहां पर पहुंचेगा, तो x वाला बॉल जो है वो अभी अपना यही हिस्सा कवर करके यहां तक पहुंचेगा, तो यहां पर y होगा, यहां पर x होगा। ठीक है, अब दोनों की वेलोसिटी बताओ। तो y अगेन यहाँ पर 2v वेलोसिटी से जा रहा है, x इधर v वेलोसिटी से, दोनों टकराए, अगेन इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो x इधर जाने लग जाएगा कितनी वेलोसिटी से, जल्दी बताओ। x इधर जाने लग जाएगा 2v वेलोसिटी से, y इधर जाने लग जाएगा v वेलोसिटी से।
ठीक है, क्योंकि एक्स जिस तरफ जा रहा था उसके ऑपोजिट जाने लग जाएगा वाई की वेलोसिटी को लेकर, और वाई जिधर जा रहा था उसके ऑपोजिट जाने लग जाएगा एक्स की वेलोसिटी को लेकर, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। अब एक्स जाने लग गया 2v से, तो एक्स जब 2v वेलोसिटी यानी दुगनी डिस्टेंस कैरी करके पॉइंट ए पे पहुंचेगा जब एक्स, तब तक वाई वहां पर पहुंच रहा होगा, ऑलमोस्ट पहुंच गया होगा। ठीक है, तो दोस्त कितने कोलिजन के बाद दोनों एक्स और वाई पॉइंट ए पर मिल रहे हैं? पहला कोलिजन हुआ था यहाँ पर, दूसरा कोलिजन हुआ यहाँ पर, उसके बाद दोनों पॉइंट ए पर मिले। सो आफ्टर टू कोलिजन्स, x and y will again meet at A। तो आंसर क्या हो गया? टू इज योर आंसर। ऑब्जर्व दिस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको समझ गए तो जो मैं अभी सिचुएशन आपको समझाया ना वो आप समझ गए, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी वाला सिचुएशन। अगर इसको समझ गए ना इस कंसेप्ट को, तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी का सिचुएशन यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखो एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, दूसरा ब्लॉक है b जिसका मास m है, और b से अटैच्ड है स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और उससे अनदर अटैच्ड है मास c जिसका भी मास m है, यानी तीनों ब्लॉक्स के मास आइडेंटिकल हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, a जो है v वेलोसिटी से b की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहला पार्ट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, दूसरा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग की या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम कंप्रेशन की बात क्यों हो रही है, सिचुएशन को अब मोशन में देखो, दिमाग में सिचुएशन को दोहराओ। ए जब बी की तरफ जाएगा, जब ए बी से टकराएगा जाकर, बी इधर की तरफ जाने लग जाएगा, और इसकी वजह से स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। ठीक है, और स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग दो तरीके के फोर्सेस लगाएगा, दो डायरेक्शन में। एक फोर्स लगाएगा स्प्रिंग बी की तरफ इधर, और एक फोर्स लगाएगा स्प्रिंग सी को इधर, है ना, क्योंकि जब स्प्रिंग पे बी अपना दबाव डालेगा तो बी को रिएक्शन के तौर पे स्प्रिंग दूर फेंकना चाहेगा, और क्योंकि स्प्रिंग के अदर साइड सी अटैच्ड है तो सी को वो और अपने से दूर फेंकना चाहेगा, इधर सी को दूर फेंक रहा होगा, इधर बी को दूर फेंक रहा होगा, ताकि वो अगेन अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का फोर्स होगा के एक्स, है ना। अब पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना, पूछा क्या जा रहा है आपसे, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जब ये मास ए, और पहले मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे था, बी तो रेस्ट पे था क्योंकि इक्विलिब्रियम में था, है ना, इनिशियली। तो जब ये ब्लॉक ए बी से टकराएगा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा क्योंकि ए और बी की मास आइडेंटिकल है, तो ब्लॉक ए अब रेस्ट पे आ जाएगा, और बी कैसे मूव करने लग जाएगा, वी वेलोसिटी से ब्लॉक ए की वेलोसिटी उसको मिल जाएगी। अब जब ब्लॉक बी वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, और स्प्रिंग क्या करेगा, एक के एक्स फोर्स इधर लगाएगा और दूसरा के एक्स फोर्स ब्लॉक बी पे लगाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग जब अपने कंप्रेशन फोर्स, देखो क्या होगा, जब बी मूव करना शुरू करेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा। ठीक है, कंप्रेशन बंद कब होगा स्प्रिंग में, व्हेन विल द कंप्रेशन स्टॉप। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लॉक सी पर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक सी भी कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। कंप्रेशन तब स्टॉप होगा, कंप्रेशन in the spring will stop जब VB जो है वो VC के बराबर हो जाए। कंप्रेशन स्प्रिंग का तब खत्म होगा, स्प्रिंग तब अपने नेचुरल लेंथ में आएगा जब सी ब्लॉक जो है वो बी ब्लॉक के साथ ही सेम टू सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, क्योंकि अगर एक की वेलोसिटी कम है दूसरी की वेलोसिटी ज्यादा है तो अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो स्प्रिंग में अब कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग अपने रिलैक्स्ड या नेचुरल लेंथ पे है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं इस पूरे बी सी ब्लॉक को और स्प्रिंग को एक सिस्टम मान लूं, तो क्या इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नो सर, एफ एक्सटर्नल इज जीरो। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो चूंकि एफ एक्सटर्नल इज जीरो, सो दैट इंप्लाइज पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, पी इनिशियल क्या है, इनिशियली ये वाला सिचुएशन था, इनिशियल कंडीशन, है ना, कि ब्लॉक ए था, ब्लॉक बी रेस्ट में था, ब्लॉक सी भी रेस्ट में था, ब्लॉक ए की वेलोसिटी वी थी, तो एम वी हो जाएगा, बाकी सब रेस्ट में। अब उसके बाद सेकंड क्या हो गया कि अब फाइनल सिचुएशन हो गया ये,
कि ब्लॉक ए रेस्ट में आ गया, बी और सी मूव करने लग गए। तो बी और सी दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि बी का मास m है, उसकी वेलोसिटी x है, और c का मास भी m है, हमें पता है उसकी वेलोसिटी भी x है, ठीक है। m m और m आपस में कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, सो x इज इक्वल टू v बाई टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई टू। तो हमें पता चल गया कि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की वेलोसिटी कितनी है, v बाई टू और v बाई टू, ठीक है। यानी पूरे सिस्टम की वेलोसिटी इज b। ऑब्वियस सी बात है, तभी मोमेंटम कंजर्व है ना। तो बच्चे, अब अगर मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ सिस्टम की, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, हाफ एम वी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई फोर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने को क्या मिल गई, एम वी स्क्वायर बाई फोर। ये अपना आंसर किसका हो गया, पार्ट टू का। जो दूसरा पूछा गया था हमसे पार्ट कि बी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन, ये आ गया एम बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब अगर ये एम बी स्क्वायर बाई फोर है, और हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई फोर, दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यही जो एक्स होगा, यही तो एक्स मैक्स होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि इसी के टाइम पे, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एम बी स्क्वायर बाई फोर। अब यहाँ से जब एक्स मैक्स सॉल्व करके निकालोगे तो ये आ जाएगा रूट एम बाई टू के इंटू वी, दिस इज योर आंसर। अब ये तो मैथमेटिक्स से इसको तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, रूट एम बाई टू के इंटू वी विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये मैक्सिमम कंप्रेशन किसका आ गया, पार्ट ए का आंसर आ गया। ये पार्ट ए का आंसर है और ये पार्ट बी का आंसर है ना, समझ गए। शुरू से एक बार समझा देता हूँ। पहले ब्लॉक ए जो है वी वेलोसिटी से जा रहा था, ब्लॉक बी और सी रेस्ट में थे, दोनों की मासेस आइडेंटिकल है, ब्लॉक ए बी से टकराया, ए रेस्ट में चला गया, ए ने अपनी वेलोसिटी बी को दे दी वी, ठीक है। अब वी और बी और सी ने अपनी अपनी वेलोसिटी बांट ली ताकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहे वी बाई टू में। अब तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी हो गई वी बाई टू। उससे हमने इस नए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली एम वी स्क्वायर बाई फोर, और उस काइनेटिक एनर्जी से हमने मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन इक्वेट करके एक्स मैक्स निकाल लिया, सिंपल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल y इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। ऐसा क्यों है सर, क्यों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, बता चुका हूं किसमें, वर्क पावर एनर्जी में। नहीं पता तो वर्क पावर एनर्जी वाली वीडियो जाकर देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना बच्चों, नहीं क्लियर हुआ अगर थोड़ा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और एक बार पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वैसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। अब आते हैं सिचुएशन नंबर बी पे। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिचुएशन ए था, कहाँ गया, ये था सिचुएशन नंबर ए कि दो आइडेंटिकल मास है तो क्या होगा। अब सिचुएशन बी क्या है, क्या है सर सिचुएशन बी, सिचुएशन बी है कि मान लो एक मास है m1 जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा मास m1 से काफी बड़ा है m2, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी u2 है। टकराने के बाद क्या होगा, ये m1 v1 वेलोसिटी से जाएगा, अभी हम लोग नॉर्मल ही मान रहे हैं, और ये m2 v2 वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है, अभी तो ठीक है। अब अगर मान लो कि हमने कंडीशन ये लगाया कि इफ m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, ठीक है, if m2 is much 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 greater than m1, that implies m1 almost tend to 0, ठीक है, and m2 is at rest initially। ये कंडीशन समझ रहे हो कि m2 वाला जो ब्लॉक है ना, या जो बॉल है ना, उसकी मास m1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मान लो m2 100 किलो का है, m1 5 ग्राम का है, ऐसे अज्यूम करो। m2 एक 100 किलो का बड़ा बोल्डर है, पत्थर है, और m1 एक गिट्टी है, एक छोटा सा ईटा है 5 ग्राम का। तो m1 की क्या औकात m2 के सामने, नेग्लिजिबल। और हम ये मान रहे हैं कि जब m1 m2 से टकराया होगा तो m2 उस समय रेस्ट पे होगा, m2 उस समय क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। और m1 एक सर्टेन वेलोसिटी से अगर मान लो m2 से टकराता है तो v1 क्या होगा, हमें ये निकालना है। अगर यानी उस गिट्टी का क्या होगा जब वो बड़े बोल्डर से, जो बोल्डर अस्थिर बैठा है जमीन पे, उससे टकराएगा
ठीक है, अगर आप जाकर किसी पार्क्ड ट्रक या पार्क्ड बुलडोजर से टकरा जाते हो या आपकी बाइक टकरा जाती है, तो आपकी बाइक क्या होती है, पीछे की तरफ फेंका जाती है। देखना वो ये क्वेश्चन में भी बताएगा। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 का ऐसे फॉर्मूला क्या होता था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। यही था फॉर्मूला हमने जो निकाला था शुरू में पहले सिचुएशन में। अब देखो M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1 ना, तो M1 ऑलमोस्ट जीरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया M1 जीरो हो गया, तो क्या बचा माइनस M2 डिवाइडेड बाई M2, क्योंकि यहाँ पर भी M1 जीरो इंटू U1। ठीक है, प्लस यहाँ पर तो 2M2 रहेगा और ये M1 जीरो हो गया डिवाइड बाई M2 इंटू U2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो V1 हमें क्या मिला, V1 हमें मिला -U1 प्लस 2U2। देखो यहाँ पर -U1 प्लस 2U2। ठीक है, अब U2 तो जीरो है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक, ये तो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है इनिशियली। तो अगर U2 जीरो हो जाएगा तो V1 क्या हो जाएगा, -U1 के बराबर। देख पा रहे हो ये सिचुएशन, कि पहले जो U1 था वो मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, तो अब जब टकराएगा ये छोटा वाला मास इस ह्यूज मास से, तो उसकी वेलोसिटी टकराकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी विद सेम मैग्नीट्यूड विच इज U1 ओनली। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -U1। इसी को कहते हैं रीबाउंड का केस, दिस इज द केस ऑफ रीबाउंड। मैंने वही बताया ना कि अगर एक पार्क्ड ट्रक है, ठीक है, या एक पार्क जेसीबी या बुलडोजर है, वो पार्क्ड है, ठीक है, आपकी गाड़ी जाकर, आपकी साइकिल जाकर उस जेसीबी से टकराती है, तो आपकी साइकिल पीछे की तरफ फेंका जाएगी, है ना, नॉर्मल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, नॉर्मल डे टू डे लाइफ, बस वही बता रहा है, रिबाउंड केस है। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियर है। V2 क्या होगा, मतलब जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उस, वो अगर आपसे टकरा रहा है, मतलब बड़ा वाला ऑब्जेक्ट तो अस्थिर से खड़ा है, हाथी एक जगह पे बैठा हुआ है, उससे जाकर चींटी टकरा रही है, तो हाथी की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, अगर ये देखना है, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा। V2 का ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था, V2 का फॉर्मूला होता था M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू U2, है ना, प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। तो अब क्योंकि M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1, ठीक है, तो M2 माइनस M1 की जगह पर क्या बचेगा, M2, M1 जीरो, यहाँ पर भी M2 और ये U2, और U1 क्या हो जाएगा, M1 तो पूरा जीरो है, तो M1 इंटू जीरो, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो, तो ये और ये कट जाएगा, V2 इज इक्वल टू U2, यानी V2 के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बड़े वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाथी जो था अगर बैठा हुआ था तो चींटी के टकराने से वो बैठा हुआ ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हाथी चल रहा था तो चींटी के उसके टकराने से हाथी की वेलोसिटी में कोई भी घटाव या बढ़ाव नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज जनरल फिजिक्स एंड दिस इज सिचुएशन नंबर 2। तब सिचुएशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है, तब V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ओके, अब इसका सेकंड केस, give me a second, let me get some slides, let me get some slides, बच्चे slides। अब देखो सेकंड केस, इस बी वाले का सेकंड केस, ठीक है, कि अगर मान लो M1 बहुत बड़ा हो M2 से, इफ M1 इज मच 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 ग्रेटर देन M2, ठीक है, यानी अब बड़ा, अब मान लो आप अस्थिर खड़े हो और ट्रक आपकी तरफ आ रही है फुल स्पीड से, आप रेस्ट में हो, एक चीटी रेस्ट में है और उसकी तरफ दौड़ते हुए हाथी आ रही है, तो क्या होगा। ठीक है, एंड M2 इज एट रेस्ट। ठीक है, M2 इज एट रेस्ट और M1 बहुत बड़ा है M2 से। ठीक है, यानी M2 इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो और U2 इज जीरो, क्योंकि M2 इज रेस्ट में। तो V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, M1 बाई M1 इंटू U1। ठीक है, यानी V1 U1 के बराबर ही होगा, यानी जो हाथी है वो आपसे टकरा भी जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर हाथी 100 मीटर पर सेकंड से एक चींटी की तरफ दौड़ता हुआ आएगा तो चींटी से टकराने के बाद हाथी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चींटी का क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो चींटी की वेलोसिटी V2 है ना, वो हो जाएगी -M1 बाई M1 इंटू U2
प्लस 2m1 बाई m1 इंटू u1, ये पूरा जीरो क्योंकि u2 इज जीरो, m1 m1 कट गया तो v2 हो जाएगा 2v1 के बराबर। यानी चींटी की मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी ना, तो और हाथी पीछे से उस पर 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो हाथी से टकराने के बाद चींटी की वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी, यानी चींटी दुगने स्पीड से आगे फेंकाएगा, विच इज ऑब्वियस। क्यों, अगर आप रोड पर बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई ट्रक आकर आपको मारता है, तो आप दो गुनी स्पीड से आगे जाकर फेंकाते हो ना। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू 2v1 हो गया। देख रहे हो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ स्टडी, है ना। हम कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, सारी चीजें आप रोड पर विजुअलाइज करते हो, देखते हो लोगों के साथ होता हुआ, वही है कोलिजन में जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें प्रूव हो रही हैं। आई डोंट थिंक इसमें अभी तक तो किसी को भी कोई तकलीफ या दुख दर्द पीड़ा हुई होगी, अगर हुई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक 2 kg का मास है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये वॉल है जिसकी मास है कैपिटल एम, और ये वॉल इस 2 kg के मास की तरफ बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियस सी बात है कि जो मास ऑफ वॉल होगा वो मच 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 ग्रेटर देन होगा मास ऑफ 2 kg वाले ब्लॉक के। ठीक है, तो अब देखो, जब ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक है, ये जब इस मास से टकराएगा तो क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसका मास है m1, और ये है कैपिटल एम। तो m1, capital M is much 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 greater than m1, that implies m1 almost tends to zero। ठीक है, तो v1 क्या होगा, m1 अगर is almost tending to zero, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये छोटे वाले मास की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी ये छोटा वाला मास इधर जाने लग जाएगा। ठीक है, और बड़े वाला मास तो अपनी स्पीड से जैसे जा रहा था, ये दीवार ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, तो अब ये मान लो v1 है, ये मान लो v2 है, तो v1 कैसे निकालेंगे, v1 हो जाएगा -u1 प्लस 2u2 के बराबर, हमने ये क्वेश्चन निकाला था, देखो ध्यान से पीछे। v1 क्या होगा, -u1 प्लस 2u2, यहाँ पर तो u2 को जीरो इसलिए लिया था क्योंकि u2 रेस्ट में था ना, यहाँ पर तो रेस्ट में नहीं है सेकंड वाला वॉल। तो v1 u1 कितना है, u1 है -2 प्लस 2 × u2 कितना है 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। यानी दीवार से टकराकर जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो दुगनी स्पीड से पीछे की तरफ फेंकाएगा, यानी पहले 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, दीवार से टकराया, पीछे 4 मीटर पर सेकेंड से जाने लग गया। ठीक है, ये आ गया v1। v2 का क्या होगा दोस्त, क्या v2 में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से जाता रहेगा, विच इज -1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दीवार की मास 2 kg वाले ब्लॉक के मास से बहुत ज्यादा बढ़। तो दिस इज ऑल अबाउट today's class, and this is all about elastic collision in one dimension. This is all about today's class, and this is all about elastic collision in one dimension. अब हम लोग 1D की बात कर चुके हैं, ये डन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो कि बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दे, 15-20 मिनट का नेक्स्ट वीडियो वही हो, डेफिनेटली वही होगा, क्योंकि हम लोग क्रोनोलॉजी के साथ चलेंगे। एंड देयर आफ्टर हम लोग आगे की टॉपिक करेंगे दोस्त, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारे मैकेनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, विच इज रोटेशनल मोशन। बहुत जल्दी हम लोग मैकेनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज रोटेशनल मोशन। थोड़ा टाइम है, अभी 3-4 वीडियोस और लगेंगे मुझे कोलिजन को खत्म करने में, आफ्टर दैट विल स्टार्ट रोटेशनल। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट जो चैप्टर है, ये चैप्टर 60% कवर करता है रोटेशनल के कंसेप्ट को। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताकि रोटेशन में आपको दिक्कत ना हो, रोटेशन में आप रोटेट ना करने लग जाओ। ओके, so this was all about it बच्चों। सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लीविंग, है ना, ताकि हमें भी थोड़ी अप्रिशिएशन मिले, हेल्प मिले आपके सब्सक्राइब करने से, मोटिवेशन मिले। बाय द वे, मैं बोला था ना कि एक सरप्राइज है, एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो अभी जेई मेंस देने वाले हैं जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट, उन बच्चों के लिए हम लोग एक वन शॉट सीरीज ला रहे हैं, वन शॉट वीडियो लेक्चर का, बहुत जल्द वन शॉट वीडियो लेक्चर का सीरीज आने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसका नाम होगा बुलसाई सीरीज। बुलसाई क्यों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है एक चैप्टर पर पूरी जिंदगी देने का,
अब आपको बस मछली का आंख या फिर उस बुल का आंख दिखना चाहिए जब आपने तीर को खींच लिया है तो, और सीधा आंख पे मारना है हमें, है ना। फालतू फालतू इधर उधर नहीं देखना। इसीलिए बुलसाई सीरीज नाम है इसका। और इसमें हम लोग वन शॉट वीडियो लेक्चर्स करेंगे हर एक 12th के फिजिक्स के चैप्टर का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स एंडिंग टिल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। मे बी कम्युनिकेशन सिस्टम मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट एटलीस्ट टिल सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।